राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता एडवोकेट कुंवर अयूब अली ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार कोरोना वैश्विक महामारी एवं ऑक्सीजन व्यवस्था में बिल्कुल फेल है। जनता से अपील है अपनी सुरक्षा स्वयं करें और ईद उल फितर के त्योहारों को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सादगी से बनाएं। कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए सरकार को फॉलो करें। गाजियाबाद से सिटी न्यूज़ के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। बस सरकार कह रही है कि हमारे यहाँ बेड की ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, पर अस्पतालों में लोग भटक रहे हैं ऑक्सीजन और बेडों के लिए। देखिए, जो सच्चाई है, जितनी भी कैजुअलिटी हुई है वो ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन हुई है। सरकार पूरी तरीके से फेल है और सरकार के जितने भी लोग हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों चाहे अधिकारी हों, आप देखिए, समाज के सबसे अग्रणी लोगों में से आप और हम हैं। जब आपके और हमारे साथ ये हालत है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि देखिए कितनी बुरी हालत आम आदमी की होगी। अगर हमारा कोई नियर और डियर अगर इसमें फंस जाए तो हम लोग भी ऐसा है। ये पहली बार ऐसी सरकार देखी है जिन्होंने लोगों को राम भरोसे छोड़ दिया कि जो जिंदा रह जाएगा ठीक है, जो मर जाए वो ठीक है। आज आप देख रहे होंगे, बस यूपी सरकार ने अपना राजस्व बढ़ाने के लिए शराब के ठेके खोल लिए। आज व्यापारियों में बड़ा रोष है। आज गाजियाबाद में व्यापारियों ने इसमें रोष प्रकट किया और ये कहा है कि अगर शराब की दुकानें खुलेंगी तो कल से हम अपनी मार्केट भी खोलेंगे। इसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरा मानना यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, और हमारे योगी जी उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं। योगी जी रामराज की बात करते हैं। अब अगर रामराज में शराब ही सबसे ज़्यादा प्राथमिकता है तो मैं इसके बारे में कोई कमेंट करना नहीं चाहता। मेरा मानना ये है कि पहले बेसिकली लोगों को पेट भरने के लिए रोटी रोजी, दूध, पानी, दवाई, गोली, इनका इंतजाम सरकार को करना चाहिए और इनकी दुकानों को 24 घंटे खोलना चाहिए। देश में वैसे जो कोरोना महामारी का जो केस डबल हुए हैं, इसमें ये कहना है सरकारी आंकड़े में जो डबल हुए हैं कि जो चुनाव हमारे यहाँ हुए और जो चुनाव का रिजल्ट आया है उसके बाद एकदम जो बढ़ोतरी हुई है कोरोना के पेशेंटों की। क्या मानते हैं चुनाव? नहीं, देखिए, चुनाव भी एक अपना अलग फैक्टर है। अब आप इसको दोष नहीं दे सकते, ये एक व्यवस्था है। अब जो ये आप बंगाल में करके आए हैं, आसाम में करके आए हैं कि आप करो तो वही सलमान खान का डायलॉग है कि हम करें तो रास लीला, आप करें तो करेक्टर ढीला। तो वो मेरा मानना यह है कि सरकार इस मामले में पूरी तरह फेल हो गई है और सरकार ने जिस जिस तरीके से काम करना चाहिए था वो काम सरकार ने किया नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने खास तौर से। आप देख रहे हैं भाई, ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है, अन्य चीज़ों की कालाबाजारी हो रही है और जिला प्रशासन या सरकार उसको कोई लगाम नहीं। देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री कहेंगे कि आपदा में अवसर ढूंढिए, तो एक तरीके से आप इनविटेशन दे रहे हो कि लोगों को इस आपदा में भी पैसा कमाए। इस देश में देखिए, अब इसमें कहने में कोई बुराई नहीं है, लोग बुरा भी मानते हैं, मैं तो इस मामले में बड़ा स्पष्टवादी हूँ। ये व्यापारियों की सरकार है और एक एक करके हर वर्ग के व्यापारी को बीजेपी के लोगों ने पैसा कमाया, चाहे वो बिजली वाले हों, चाहे आपका राशन वाले हों, चाहे दवाई वाले हों, चाहे गोली वाले हों, सबको मौका दे रही है सरकार एक 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 करके खूब पैसा कमा। तो ये तो सरकार की ढिलाई है, वरना जिस दिन डीएम एसएसपी दरोगा खड़ा हो जाता है, किसी व्यापारी की हिम्मत है? एक दरोगा भी अगर ठीक हो जाए इलाके में कोई काम नहीं हो सकता। लेकिन जब सरकार की नीयत ये है कि व्यापारी पैसा कमाओ, तो ब्यूरोक्रेट्स क्या करेंगे? डीएम क्या करेगा? एसएसपी क्या करेगा? दरोगा क्या करेगा? तो सरकार ये चाहती है कि व्यापारी पैसा कमाए और आम आदमी मरता रहे। ये सरकार की नीति है। आपके क्षेत्र मसूरी में अभी तक सरकार से कुछ आश्वासन मिला है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। हमारा क्षेत्र को छोड़िए, पूरे जिले में कहीं चले जाइए, एक आदमी नहीं आया, एक सरकारी अधिकारी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। ये इस तरह की सरकार है कि जहाँ जनप्रतिनिधि भी अपने घरों में छिपे बैठे हैं। हम लोगों को जनता ने या जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उनको जनता ने इसलिए चुना कि वो उनके दुख दर्द में भागीदार बने।
आज ये हालत हो गई है, चाहे वो भाजपा का एमएलए, चाहे विपक्ष का एमएलए, चाहे एमपी है, कहीं आपको दिखाई देता है? ईमानदारी से बताओ। सवाल ये नहीं है कि हम उनके विरोधी हैं या वो हमारे विरोधी हैं। सवाल ये है कि हमारी जो लायबिलिटी है, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है पॉलिटिकल लोगों की, वो कोई पूरा नहीं कर रहा है। आज हालत ये हो गई है कि अब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि भाई जो कुछ करना अपने आप करो। लोग गैस का सिलेंडर 40-40 हज़ार में खरीद रहे हैं, लोग इंजेक्शन 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार में खरीद रहे हैं, लोगों की गोदियों में लोग मर गए, माँ बाप की गोदियों में बच्चे मर गए यार, बीवी मर गई, माँ बाप मर गए। आप ऐसा सोचते हो कि चारों तरफ ऐसा माहौल है अफरा तफरी का कि कहीं ना दिल लगता है, ना कोई काम करने का मन है, ना कोई माहौल है। अब ये रमज़ान शरीफ शुरू हुए थे और इसका अब लास्ट होने जा रहा है। शायद आज 28वां रमज़ान है, कल 29वां, कल चांद रात होगी, परसों ईद होगी। इन्होंने अभी जो लॉकडाउन को बढ़ाया है, और उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, मैं इसको कभी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखता। मेरा मानना ये है कि देखिए, इस्लाम की बुनियाद ही सरकार के कानूनों को मानने से है। आप पूरी दुनिया में चले जाइए, कानून को मानने वाले अगर लोग हैं तो वो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं। आप सऊदी चले जाओ, आप दुबई चले जाओ, आप कतर चले जाओ, आप मलेशिया चले जाओ, आप इंडोनेशिया चले जाओ, आप ईरान चले जाओ, आप इराक चले जाओ। वो अलग चीज़ है कि उनकी थोड़ी बहुत फंडामेंटल कहीं बेसिक लड़ाई है, लेकिन जो इस्लाम के मानने वाला वो कानून को पहले मानता है। मेरा मानना ये है कि इसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए। वो अलग बात है कि आप देखिए कुंभ कर लिया, ठीक है कर लिया वो, अब लेकिन हम ये कहें कि कुंभ कर लिया तो हमें ईद का नमाज को भी इजाज़त दो, मैं इसको जस्टिफाइड नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि जो सरकारें अगर ईमानदारी से कोई कानून लागू कर रही है या गैर कानून, अगर उनकी नीयत भी खराब है तो भी हमें कानून को मानना चाहिए, और उस कानून का हमको डेमोक्रेटिक तरीके से उसका विरोध करना चाहिए, ना कि हम अननेसेसरी क्रिटिसिज्म करें। अगर हम लोग अननेसेसरी क्रिटिसिज्म करते हैं तो हम भाजपा को मदद करते हैं। अभी आपने हाल ही में जो है जिला पंचायत चुनाव लड़ाया आपकी बात में, और बहुत कम मात्रा से जो है पराजित हुए हैं। जो विनर हुआ है उन्होंने ये कहा है कि मैं शुरू से विकास कराता आया था, इसलिए मुझे जनता ने चुना है, मगर आप बहुत नाम मात्र वोटों से आ रहे हैं। देखिए, धौलाना विधानसभा क्षेत्र के 3 गांव आते हैं, और मैं जब चुनाव लड़ने आया तो मैंने धौलाना विधानसभा क्षेत्र में एक नारा दिया कि ना तो यहाँ गाली चलेगी, ना ही यहाँ पे पुलिस की दलाली चलेगी। मुझे खुशी इस बात की है कि मुझे धौलाना विधानसभा क्षेत्र के 3 गांवों में 3200 वोट मिला, और विधायक जी को 1900 वोट मिला। विधायक जी को उनमें झांकना चाहिए कि आखिर उनके विधानसभा क्षेत्र के 19,000 वोटों में से आपको 1800 वोट मिल रहा है, 1900 वोट मिल रहा है। ये विकास की बानगी है। मैं तो बधाई देना चाहता हूँ धौलाना विधानसभा क्षेत्र के लोगों को। नहाल, मसूरी, केसरिया 3 गांव हमारे लगते हैं उसमें, कि चाहे रिजल्ट कुछ भी रहा हो, लेकिन उन्होंने एक मैसेज दे दिया कि धौलाना विधानसभा क्षेत्र की पहली पसंद कुंवर अय्यूब अली है। ये 4थे नंबर पर गए असलम चौधरी, यहाँ बासिद अली 7वें नंबर पर गए। तो 3 लोग लड़े थे जो विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, एक मौजूदा विधायक है। सबसे पहली और बेहतरीन पसंद अय्यूब अली रहा। वेस्ट यूपी में मुसलमानों में एक बड़ा कद्र रहता है आपका, हमेशा ही देखा गया है, लोकदल के माध्यम से भी और अदर माध्यम से भी देखा गया। उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए, हमको वक्त को पहचानना चाहिए, और हम लोगों को देखिए भाईचारा, हिंदू मुस्लिम एकता, ये सब के लिए बेसिक चीज़ है, फंडामेंटल राइट्स। और हमारे तो देखिए चौधरी अजीत सिंह जी साहब सब कुछ लुटा दिया उन्होंने, लेकिन वो भाईचारे के लिए 2013 से लड़ रहे थे। मैं तो सबसे यही कहना चाहता हूँ कि भाईचारा बना के रखिए। समय परिवर्तनशील है, वक्त जो है कभी के ठहरता नहीं है। आप लोगों ने देखा कि जो लोग ये कहा करते थे कि हम तो अमर हो गए हैं, अब तो हमारी सरकार ही नहीं हटेगी, जब वक्त आया तो लोग चादर उठा के भाग गए। आज हालत ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ईमानदारी से चुनाव करा दो, वो अलग बात है कि वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स भड़का करके या किसी और बात में कर करके वोट ले लें, मैं उसको नहीं कहता। देखिए, चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना। दिक्कत क्या है कि पहले ज़माने में जब हम लोगों ने राजनीति शुरू करी, तब लोग ये कहते थे कि दिमाग वाला आदमी होना चाहिए, अधिकारियों से लड़ने वाला आदमी होना चाहिए, जनता की आवाज़ उठाने वाला होना चाहिए। अब वो वक्त बदल गया। अब लोग कहते हैं कि गूंगा होना चाहिए, बहरा होना चाहिए, हमारा पैर पकड़ने वाला होना चाहिए। अब ये समय बदल रहा है।
तो मैं समझता हूँ कि ये समय भी बदलेगा। ईद और का संदेश देंगे? नहीं, ईद का देखिए, ईद ऐसे समय पे आ रही है कि जब इससे बुरा समय हमने अपनी ज़िंदगी में कभी देखा नहीं। कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसका कोई नज़दीकी, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त इस दुनिया में से हमें छोड़ के ना गया हो। हमारे तो इतने नज़दीकी लोग चले गए कि हमारा तो मन ही बहुत उदास है। और मैं तो इस ईद के मुबारक मौके पर अपने भाइयों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, उनसे अपील करना चाहता हूँ कि सादगी से मनाएं, ईद मनाएं, और जो सरकार की गाइडलाइन हो उसको 100% फॉलो करें। अगर सरकार कहती है 5 आदमी नमाज पढ़ें, 5 पढ़ें, आप अपने घर में पढ़ें, और समय के अनुसार हम लोगों को कहीं टकराव की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ईमानदारी से, सादगी से त्यौहार मनाएं, और लोगों से ईद के मौके पर ख़ास तौर से दुआ करें कि ये कोरोना जैसी महामारी हमारे मुल्क से जल्द ख़त्म हो जाए, और हमारे जो नज़दीकी लोग गए हैं, जो हमें छोड़ के चले गए, अल्लाह मियाँ उनको जन्नत में उनको एक अच्छा मुकाम हासिल करे। और उनके परिवार के लोगों के लिए जो हम लोग कर सकते हैं, जो एक ह्यूमैनिटी का ग्राउंड है, जो हमारे लोग नज़दीकी लोग चले गए, तो हम लोगों को, उनके परिवार के लोगों को, उनके बच्चों के बारे में हम लोगों को बात करनी चाहिए। और गवर्नमेंट को भी एक प्लान बना करके उनके लिए एक अलग से एक फंड बनाना चाहिए। जो कोरोना में जिनकी अनटाइमली डेथ हुई है, उनके लिए एक फंडिंग करनी चाहिए, उनके लिए कुछ योजना बनानी चाहिए, और उनके बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैं आपके मुबारक इस मौके पर मैं आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, और सब लोगों को एक बार पुनः ईद की मुबारकबाद देते हुए, ईद का त्यौहार आपके जीवन में खुशियाँ लाएगा। आप हमारे इस मुल्क से कोरोना ख़त्म हो जाएगा, इसी उम्मीद और विश्वास के साथ, सादगी से, भाईचारे से हम लोगों को ईद मनानी है। शुक्रिया। आप खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत। आपका कुमार।